Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आज फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने इसके पहले क्लासेस में बीएससी फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण पेपर, एक इम्पॉर्टेंट पेपर थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे और आपको पिछली 5 से 6 क्लासेस में एक प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया था। तो आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा, आप सभी ने उस पर कमेंट भी किए। उसी लय में, उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के सामने आज अगली कड़ी में अगले नए क्लास के साथ मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है वह सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर जिसमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही गया है। तो ये क्लास हम शुरुआत करें उससे पहले इस चैनल पर जितने भी लोग नए जुड़े हैं वे सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, आसान ढंग से सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है कार्नोट थ्योरम। आज का टॉपिक है कार्नोट थ्योरम। देखिए, जितने पुराने स्टूडेंट्स उन लोगों ने पढ़ा कि कार्नोट थ्योरम से पहले कार्नोट शब्द जो प्रयोग किया गया वह मुख्य रूप से सबसे पहले आपके सामने कार्नोट साइकिल में प्रयोग किया गया, दूसरा कार्नोट प्रिंसिपल में प्रयोग किया गया, तीसरा जब आप और आगे आए तो आपने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा और कार्नोट से संबंधित यह चौथा टॉपिक है कार्नोट थ्योरम। जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप ये भली भांति क्लियर कर लीजिए कि कार्नोट के साथ क्या पूछा गया है। थ्योरम पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल में आपने देखा था Q2/Q1 = T2/T1 होता है। कार्नोट हीट इंजन की बात हुई थी तो वहां आपने देखा था कि हीट इंजन क्या होता है। ऐसा इंजन जो सोर्स से हीट को लेता है, अर्थात हॉट टेम्परेचर से, हॉट बॉडी से हीट को लेकर के और कुछ ना कुछ वर्क डन करते हुए बची हुई हीट को सिंक की तरफ रिलीज कर देता है। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई इंजन हीट को लेकर के वर्क डन करता है तो उसे हम हीट इंजन कहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कार्नोट थ्योरम के अंतर्गत हम समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसा कि जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है वो ये जानते हैं कि यह एक प्रकार का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट होता है। वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट कहां से आता है तो आपने जीरोथ लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, dq = du + dw होता है। dq हीट जो ली जाती है, du इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द dw इज द वर्क डन। उसके बाद आप आए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में सबसे महत्वपूर्ण दो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें एक जो है केल्विन स्टेटमेंट, दूसरा प्लांक स्टेटमेंट। उन्हीं केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट अर्थात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट का जब कंक्लूजन निकाला गया तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकल करके आता है, कुछ कंक्लूजन निकल करके आता है और उसी कंक्लूजन को कार्नोट थ्योरम का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 मुख्य बिंदु लिए गए हैं। देखिए, कार्नोट थ्योरम के अंतर्गत 2 पॉइंट होते हैं। पहला नंबर क्या होता है, इस चीज को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहां पास हम मानते हैं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस T1 और T2 के बीच बताया गया है। हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये जो कोई इंजन E1 कार्य कर रहा है, ये कोई इंजन E2 कार्य कर रहा है और ये कोई इंजन क्या है, E3 कार्य कर रहा है। इन तीनों में से जो E2 वाला इंजन है वह कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा है, रिवर्सिबल है, अर्थात उत्क्रमणीय है। तो कार्नोट थ्योरम के अंतर्गत
पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कितने भी हीट इंजन आपके सामने आ जाएं, कितने भी इंजन आ जाएं, जब हम उनकी इफिशियंसी निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी होती है वह हमेशा रिवर्सिबल वाले इंजन की होती है। इसका मतलब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इफिशियंसी को आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हो। इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ अदर इंजन। अगर कोई भी इंजन होगा उसकी इफिशियंसी हमेशा क्या है, रिवर्सिबल इंजन से कम होगी। तो स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, यह भी लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा हो जाए। तो क्या लिखेंगे, नो इंजन कैन बी मोर इफिशियंट। देखिए, नो इंजन कैन बी मोर इफिशियंट, मतलब कोई भी इंजन मोर इफिशियंट नहीं हो सकता, किससे, देन अ perfectly reversible engine perfectly reversible engine। लेकिन काम कहां करेंगे, वर्क करेंगे वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। ठीक है, ये रहा आपका कार्नोट स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट, कार्नोट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 है, कोई हीट इंजन या कोई इंजन E1 कार्य कर रहा है, दूसरा E2 कार्य कर रहा है, तीसरा E3 कार्य कर रहा है, और तीनों के तीनों इंजन कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं, तो रिवर्सिबल तीनों इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, सेम होगी। ये कौन कहता है, कार्नोट अपनी थ्योरम के अंतर्गत कहते हैं। तो कैसे, जैसे मान लेते हैं इफिशियंसी ये क्या, तीनों क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। इसका मतलब ईटा ऑफ E1 इक्वल टू ईटा ऑफ E2 इक्वल टू ईटा ऑफ E3 डैश डैश इक्वल टू ईटा ऑफ En। यदि आपके पास n सिस्टम है तो इन सभी की इफिशियंसी क्या होगी, इक्वल होगी। इसे भी आप स्टेटमेंट के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन। देखिए लिखते हैं, द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन, और मतलब ये सभी के सभी रिवर्सिबल हीट इंजन जो हैं वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर इन द सेम, इज द सेम, क्या हो जाएगा, इज द सेम। अब देखिए वर्किंग सब्सटेंस की बात होगी, जिसमें कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है, तो हम ये लिखेंगे वेन एवर या वाट एवर द वर्किंग सब्सटेंस, वाट एवर द वर्किंग सब्सटेंस। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि कार्नोट थ्योरम क्या है, ये क्या कहना चाहता है, तब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कार्नोट थ्योरम जो है यह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्टेंट रूप होता है। उसके रिजल्ट को कंक्लूज करके स्टेटमेंट बनाया गया जिसे कार्नोट थ्योरम का नाम दिया गया, और कार्नोट थ्योरम के अंतर्गत ये बात बताई गई कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसकी इफिशियंसी परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा हो जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सर्वाधिक होती है, मोर एंड मोर देन होती है। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि यदि एक से ज्यादा इंजन वर्क कर रहे हैं और सभी क्या है, रिवर्सिबल हैं, तो सब की इफिशियंसी क्या होगी, सेम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं ईटा E1 इक्वल टू ईटा E2 इक्वल टू ईटा E3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसका डेरिवेशन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग अब इसके डेरिवेशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रूफ जैसा कि हमने लिखा है कार्नोट थ्योरम का हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। उसके लिए एक बढ़िया सा चित्र बनाया गया है, और अगर आप चित्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से कार्नोट थ्योरम के डेरिवेशन को समझ पाएंगे।
सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए कि पहला जो स्टेटमेंट है कार्नोट थ्योरम का वो यही कहता है कि इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहां पे लिख देते हैं कि स्टेटमेंट कहता है इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर इफिशियंसी ऑफ अदर। यही है, ये आपका पहला क्या है स्टेटमेंट है। इसे डेरिवेट कैसे करेंगे आप इस बात को समझिए। ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, तो इसके लिए हमको एजम्पशन करना पड़ेगा। कैसे? यहां पे हमको प्रूव करना है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी अन्य सभी से ज्यादा होगी। तो हम लोग अपने से ये मान लेंगे कि रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी कम होगी किससे, इरिवर्सिबल से। ठीक है, तो देखिए यहां पास हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा हो जाएगी इफिशियंसी ऑफ किससे, रिवर्सिबल से। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। हमें लाना है NR इज ग्रेटर देन एन अदर। एन अदर का मतलब NI, लेकिन हम लोग अपने से क्या मानेंगे, NI इज ग्रेटर देन NR। हम इसको मान करके सॉल्व करेंगे और अगर वैल्यू गलत आ जाती है तो हम ये कह देंगे कि हमारे द्वारा माना गई जो वैल्यू थी अर्थात आवर एजम्पशन विल बी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं ये सही होगा। इस बात को आप सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि NI इज ग्रेटर देन NR लिया गया है। अब यहां पे देखिए एक चित्र को पहले समझिए। यह T1 है अर्थात सोर्स है, हॉट बॉडी है, या T2 है, सिंक है अर्थात कोल्ड बॉडी है। इसके अंतर्गत दो इंजन काम कर रहे हैं, एक I दरअसल इरिवर्सिबल और दूसरा R दैट इज रिवर्सिबल। I इंजन क्या करता है, Q1 हीट को लेता है सोर्स से और कुछ वर्क डन करके बची हुई हीट को QI माइनस W को सिंक की तरफ रिजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार से रिवर्सिबल यहां से QR लेता है, कुछ वर्क डन करता है और QR माइनस W को क्या कर देता है, प्रेसित कर देता है। क्लियर है? तो इस चीज को आप देखेंगे ये थ्योरेटिकल कि इफ I इंजन टेक हीट Q1 एंड रिजेक्टेड QI माइनस W हीट होता है, देन फॉर रिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल में पहले पढ़ रहे हैं, तो फॉर इरिवर्सिबल के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि W बाई कितना होता है, Q1 होता है। W बाई कितना होता है, Q1 होता है। Q1 मतलब ली गई हीट है, कितनी हीट ले रहा है I, तो ये वैल्यू हो जाएगी QI। सेम इसी तरह आप लिखेंगे फॉर रिवर्सिबल ईटा ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू W अपॉन कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम इसको ले जाकर के इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा, W बाई QI ग्रेटर देन W बाई QR। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR इज ग्रेटर देन QI हो जाएगा। QI को इधर लाएंगे तो QR माइनस QI इज ग्रेटर देन 0। आप ये कह सकते हैं QR माइनस QI की जो वैल्यू है वह कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। इक्वेशन 4। ये बात एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि किस प्रकार से यह डेरिवेशन हो रहा है। एक एक स्टेप आपको क्लियर रखना है। ठीक, इतना आप पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन 4 में ये बता रहा है कि QR माइनस QI की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। 0 से ग्रेटर का मतलब है कि यह वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिवर्सिबल है तो ये पलट भी सकता है, इसकी दिशा पलट सकती है। जब इसकी दिशा पलट सकती है तो इसका मतलब हम इसमें कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। आप इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहां से देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। देखिए इक्वेशन 4 के बाद व्हेन इंजन आर
इज इन रिवर्स ऑर्डर। जब यह इंजन रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा तो अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए सिंक क्या कर रहा है, इस हीट को यहां से ले रहा है और यहां दे रहा है। इसका मतलब है कि नेट हीट ऑफ द सिंक कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो नेट हीट मतलब जितना हमने दिया और जितना हमने लिया दोनों का अंतर। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस डब्ल्यू माइनस में क्यू आई माइनस डब्ल्यू, ब्रैकेट तोड़िए, क्यू आर माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू आई माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्यू आर माइनस क्यू आई। आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप यहां से बताइए कि यदि क्यू आर माइनस क्यू आई इस सिंक के पास मौजूद है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसने जितना लिया था पूरा का पूरा इसे दिया, जिसे हम नेट हीट कहते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, बची रह जा रही है। असली में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पे सो, यहां से लिखेंगे कि हीट ऑफ सिंक should be 0 but it is positive, so our assumption nr is less than ni eta, eta r is less than eta I is wrong, so सही क्या हो जाएगा, eta r is greater than eta। ये रहा आपका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों में डेरिवेशन, जो किसका, कार्नोट थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डेरिवेशन बताया गया। आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार से हम लोग इसके बाद महत्वपूर्ण मैक्सवेल इक्वेशन, साथ ही साथ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल के जैसे आप ओपन करते हैं तो वहां पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है और बेल आइकन होती है, उसे जब आप दबा देंगे तो जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और आप भी इन सभी क्लासेस के महत्वपूर्ण वीडियोस का फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।